अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए जी, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में भी 6 नंबर का तो सीधा क्वेश्चन मिलेगा, 1 नंबर का एमसीक्यू भी आएगा, 7 मार्क्स का तो आता ही है, कभी कभी 8 मार्क्स में भी आता है। उस टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली अगर देखा जाए। तो इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि जब आप सोचते हो ना कि 40 मार्क्स लाने 80 में से, जब आप इस तरीके की स्ट्रेटजी बना रहे हो तो 27 या 30, 35, 40, तब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें 6 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है। टाइम टेबल तो आप अपने हिसाब से ही बनाओ। हिसाब से अगर टाइम टेबल बनाओगे तो लगेगा कि सर ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ा टाइम टेबल बना दिया, ये पढ़ाई नहीं जा सकता। टाइम टेबल आप हमेशा बनाओ अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से। थोड़ा सा उसमें अपने आप को दर्द भी दो। दर्द का मतलब कि अगर तुम्हें लग रहा है कि सुबह को 8 बजे उठते हो, 6 बजे उठने का लिखो, लगाओ अलार्म वगैरह लगाओ। जैसे तैसे करके उठ भी गए ना 7 बजे तक, तो भी तुम 1 घंटे जल्दी हो तो तुम 1 घंटे पहले कर लोगे अपने सारे। थोड़ा सा अपने आप को अब तैयार करो इसके, कि सिर्फ उतना ही तैयार मत करो कि जितने में आप जो अपने रूटीन बना रखा है, थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, मैं आपको सबसे पहले एक बड़े क्वेश्चन से ट्राई करवाऊंगा और फिर मैं धीरे धीरे आपको छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर आऊंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीखना की नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को याद रखना है। एक तो होता है समझना, चीजों को समझने का चैप्टर नहीं है ये इतना। समझना है अगर, तो मैंने इसके डिटेल में बहुत वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिटेल में पढ़ना होता तो तुम्हारे स्कूल के टीचर ने भी डिटेल में पढ़ाया, तुम्हारे ट्यूशन टीचर ने भी डिटेल में पढ़ाया। अब तो है कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाए तो जस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए उसका और उसमें मार्क्स मिल जाए। तो मैं उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करवाऊंगा तुम्हें। तो जो मैं क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लिख के लाया हूँ, उस क्वेश्चंस में मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ सीधा, और उस क्वेश्चन से मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या कैसे कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाई हुई है बच्चों। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा मैनेज करना आप, अगर ये बड़ा हो जाए। इस क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दूंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती कैसे है। तो देखो, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, थोड़ा जूम कर लेना और थोड़ा दिख जाए आपको, है ना। और इधर की तरफ ये जो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नोट्स हैं। आपको भी एग्जाम में ऐसी नोट्स टू अकाउंट्स बने मिलेंगे। और फिर उसके नीचे ये कुछ एडजस्टमेंट। क्वेश्चन ने कहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ सिर्फ। अब मैं ये कह रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए ऑपरेटिंग नहीं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों बना के दिखाता हूँ। आप कहोगे सर पिछले साल का हमने एग्जाम का, बोर्ड का एग्जाम का पेपर देखा था, तो उसमें तो सिर्फ ऑपरेटिंग ही आया था, तो मैंने इसलिए ऑपरेटिंग लिखवाया है कि ऑपरेटिंग ही होना चाहिए। वो भी पता होना चाहिए जो पिछले साल आया, और उसके अलावा पूरा आ जाए तो भी कैसे बनता है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं पूरा बना देता हूँ, फिर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग को छोड़ देंगे, तो समझ लेना बस इतना ही आएगा ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग का। मैंने फालतू ही करा दिया आपको, अगर पूरा भी आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है। अब आप कहोगे सर नहीं सिर्फ ऑपरेटिंग बनाना होता, तो बेटा फिर ऐसा समझना, आप सीखो पूरा। लेकिन जब आप ये सोच लेना कि जब हम ऑपरेटिंग के अलावा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ डालेंगे, तो सोच लेना ये आपको एग्जाम में नहीं करना, ये फालतू की चीज करा रहा हूं फिर मैं। सीखने के पर्पज से तो आपको पता ही होना चाहिए। तो देखो, जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा तो बस देख लो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे कैश फ्लो लिखा है, अगर आपको दिख जाए। आगे ऑपरेटिंग लिखा है, मैंने कहा ऑपरेटिंग को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप मान के चलो ऑपरेटिंग नहीं, पूरी कैश फ्लो है, लेकिन जब ऑपरेटिंग आएगा तो सिर्फ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग वाला बनाना है, नीचे का इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग फिर काम का नहीं रहता। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है। अब जरा मैं फॉर्मेट भी दोनों तरफ बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड की थोड़ी सी ये जगह कम है। तो ऊपर में एक हेडिंग डालूंगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिख दूंगा मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बस ऐसे लिख के, और मेरा ये फॉर्मेट बन जाएगा। यहां पे लिखूंगा मैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट। आपको जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाने के लिए आए तो यही फॉर्मेट बनेगा। उसके बाद जब ये वाला पोर्शन मेरा खत्म हो जाएगा, मुझे लगेगा यहाँ पे तो लाइनें भर गई, तो मैं दूसरी तरफ आऊंगा, और दूसरी तरफ भी मैं इस तरीके का एक फॉर्मेट बना लूंगा। यही फॉर्मेट आगे कंटिन्यू कर दूंगा, यही चलता चला जा रहा है। आपके पास भी वहां पेजेस होंगे, एक पेज भर जाए तो दूसरे पेज पे चले जाना, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो सर यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है, ध्यान से सुनना, ए पॉइंट। और ए पॉइंट लिख के लिखना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऐसे लिखना। उसके बाद फिर आप, क्योंकि बोर्ड की कॉपी है बहुत मोटी होती है, आपको वहां पे लाइनें छोड़नी है, ज्यादा लाइनें छोड़नी है। आप कहोगे सर ज्यादा से कितनी भी फालतू छोड़ दो, कम नहीं पड़नी चाहिए। तो अपने आप ही गिनकर टोटल खुद से ही, कम से कम, कुछ भी नहीं तो कम से कम
14 लाइनें छोड़नी है, 1 2 3 ऐसे करके लाइनें गिनते जाना। तो मेरी 14 लाइनें यहाँ बैठ रही हैं, तो मैंने ये वाला पोर्शन ऑपरेटिंग के लिए छोड़ दिया। आप कहोगे सर 14 क्या पता 4 लाइन में ही काम हो जाए, तो क्या हो गया 10 लाइनें बची रह जाएंगी, उसके नंबर थोड़ी कटते हैं, कम नहीं पढ़ना चाहिए। तो 14 लाइनें छोड़ दी, याद रखते रहो मेरी बातों को, कैश फ्लो ऐसे ही बनती है। फिर लिखना 14 लाइनें छोड़ने के बाद बी पॉइंट और लिखना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये वाली बात लिख के 7 लाइनें छोड़ देना, 1 2 3 4 ऐसे करके 7 लाइनें छोड़ देना। फिर आ जाना पॉइंट नंबर सी और लिखना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसे करके आपने 3 एक्टिविटी लिखी, उसके बाद फिर 7 लाइनें छोड़ देना। ये हर बार करना है जब भी कैश फ्लो के स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ना, बस ये देखना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवा रहा है आपको, देखो हाँ बनवा रहा है, शुरू हो जाना। फॉर्मेट बनाना, ए पॉइंट लिखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखना, 14 लाइनें छोड़ना, 14 लाइन, फिर इन्वेस्टिंग लिखना, 7 लाइनें छोड़ना, फिर फाइनेंसिंग लिखना, 7 लाइनें छोड़ना, फिर लिखना पॉइंट नंबर डी कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज से कैश फ्लो लिख देना। मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये लिखना, मतलब जब अभी हम तीनों को बनाएंगे, तीनों के जो आंसर आएंगे उसको यहां लिखा जाएगा। फिर ऐड, ऐड लिखना और लिखना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है हर बार। आप कहोगे सर बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया तो भी लिखना है, आप कहोगे बहुत आसान आ गया तो भी लिखना है, लिखना है। आप कहोगे सर इसके से रिलेटेड तो छोड़ देना ना, खाली डैश मार देंगे वहां पे, फिर करना जरूर है। तभी कैश फ्लो बना का होगा, तभी पूरे नंबर होगा, तभी वो तुम्हारे दिमाग में बढ़ेगी, वरना तो ये ऐसी है अजीब सी है कंफ्यूजिंग से, कहां पे क्या लिखना है, कौन सा पॉइंट बनेगा। अरे तुम ये बनाओ और फिर लिखना क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस ये काम आपको क्वेश्चन को देखते के साथ ही, जैसे ही कैश फ्लो का क्वेश्चन मिलेगा आप ये वाला फॉर्मेट बना के रख देना जो मैंने आपके सामने बनाया, ये और ये। अब तो हम क्वेश्चन को पढ़ने जाएंगे, अभी तक तो हमने क्वेश्चन ही ना पढ़ा, हमने तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दिया, क्योंकि हमने देखा अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवा रहे हो तो बना दिया फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बन गई हमारी। अब तो बस इसके अंदर फिलअप है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है अब हमको। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स करना सिखाता हूं तुम्हें, आओ वापस से। पहले मैं एडजस्टमेंट पे जाऊंगा और मैं ये देख लूंगा कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है। मतलब देखो कहीं पे मशीन लिखी होगी, सर पूरी जगह देख ली, मशीन यहाँ लिखी हुई है, ये रही मशीन इधर, तो बस इसके ऊपर आऊंगा तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा, थोड़ा सा तब सोचूंगा, वरना बाकी चीजों को अब देखो मैं क्या करना शुरू करता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो कुछ भी सोच रहे हो, कहीं भी दिमाग लगा रहे हो, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, दिमाग को बिल्कुल अलग, यहाँ पे ले आओ सारा दिमाग अपना। ध्यान से देखना बच्चे, ये आपको बैलेंस शीट मिलेगी, लिखी मिलेगी, इसके सामने नोट्स, इन नोट्स का यूज बाद में होगा, पहले इधर देखना। इस बैलेंस शीट में ये जो नॉन करंट एसेट लिखा होता है, ये पोर्शन, दोबारा से मैंने ये पहले भी समझाया, अगर कोई यूट्यूब की वीडियो देख के पहुंचा है ना यहाँ तक तो उसने ये सीखा होगा। ये जो नॉन करंट एसेट लिखा हुआ है, सिर्फ नॉन करंट एसेट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसके अलावा और कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होती। ध्यान रखना मेरी बात को, पूरी बैलेंस शीट जो मिलेगी उसमें सिर्फ ये जो नॉन करंट एसेट है ये इन्वेस्टिंग है, इसके अलावा बाकी कुछ भी इन्वेस्टिंग नहीं है। तो इसमें लिखी हुई हर एक बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखी जाती है, सिवाय एक चीज के, बताऊंगा बाद में। तो सर इसका मतलब अगर देखें इस वाले पोर्शन के अंदर तो 3 और 4 पॉइंट भी इसी के पास आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड इधर ये जो 3 और 4 पॉइंट लिखे होंगे ये भी इन्वेस्टिंग के ही है। फिर ध्यान रखना, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ये भी फिर इन्वेस्टिंग ही है। और सर ये जो एडजस्टमेंट लिखी है इसमें मशीन है, और मशीन तो यही कवर है, तो इसका मतलब ये जो एडजस्टमेंट है ये भी इन्वेस्टिंग की है। अब बताओ बच्चों, एक समस्या सोल्व कर दी तुम्हारी, कि ये जो हमें बैलेंस शीट मिलेगी, इस बैलेंस शीट में लिखी हुई हर एक बात किसी ना किसी एक्टिविटी से रिलेटेड है, या तो वो ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। उसमें ये जो नॉन करंट एसेट लिखी हुई है, ये नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब ये जो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहां लिखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई नोट्स है ना, तो वो नोट्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ही हैं।
और अगर इस इनमें से कोई सी चीज जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर कुछ ऐसे लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो वो भी इन्वेस्टिंग ही है, सीधी सी बात है। ओके, अब अगली बात सुनो। ये जो नॉन करंट लाइबिलिटी लिखा मिलेगा, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये फाइनेंसिंग का पार्ट होता है ऑलवेज। नॉन करंट लाइबिलिटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो जैसे 3 एक्टिविटी उसमें से ये इन्वेस्टिंग हो गई और ये नॉन करंट लाइबिलिटी फाइनेंसिंग हो गई, ये हमेशा फाइनेंसिंग ही रहेगी। और ये जो शेयर होल्डर फंड जो सबसे पहले लिखा होता है, इसमें जो शेयर कैपिटल लिखा होता है ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। आपको इतनी बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? तो एक बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर होल्डर फंड में जो शेयर कैपिटल लिखा होता है और नॉन करंट लाइबिलिटी में कुछ भी लिखा हो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और जो नॉन करंट एसेट लिखा हुआ है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसके अलावा कुछ भी जो रह गया, कुछ भी बच गया, मुझे नहीं पता अब क्या रह गया। आप कहोगे सर अभी तो रिजर्व एंड सरप्लस रह गया, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब रह गया। बेटा सब ऑपरेटिंग, सब ऑपरेटिंग। तो मतलब आपको जब क्वेश्चन पेपर आए और 15 मिनट स्टार्टिंग के पढ़ने को मिले तो चाहो तो तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट को वहीं खत्म कर सकते हो पेंसिल से। आप तुरंत इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे ऐसा करना, हो ये तुम तो इन्वेस्टिंग हो, तुम्हें तो हम इन्वेस्टिंग में डालेंगे। फिर ऊपर देखना, अच्छा शेयर होल्डर फंड, अरे तो इसमें जो शेयर कैपिटल होता है ये तो फाइनेंसिंग है। अच्छा शेयर होल्डर के फंड के नीचे तुरंत नॉन करंट लाइबिलिटी, अरे तुम तो खुद फाइनेंसिंग हो। और उसके बाद जिन जिन को फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग बोल दिया उसके बाद जो भी बचा आप सब ऑपरेटिंग हो। कितनी पॉइंट समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन को करना शुरू कर। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे चीजों को उठाऊंगा। आप कहोगे सर इनमें से पहले इन्वेस्टिंग कर लें डील, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पूरी कैश फ्लो बनानी तो सब चीजों को इकट्ठा लेके चलेंगे, शुरुआत से ही चलते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा रहा हूं, आपने को सबको समझ में आ गया होगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास अब क्वेश्चन बना हुआ है। हटा देता हूं मैं सबको। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन, जो मैं आपको चीज समझाऊंगा। अब सुनो क्या करना है आपको। सर सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आया, प्यारे बच्चों बताओ क्या मैंने बोला शेयर होल्डर फंड फाइनेंसिंग का पार्ट है? तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाऊंगा। 10 लाख से, देखो 2022 में मेरी कैपिटल कितनी थी 10 लाख, और अब कितनी हो गई 14 लाख। अगर 10 लाख से 14 लाख हो रही है तो मेरी कैपिटल 4 लाख से बढ़ रही है। मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 4 लाख रुपए बढ़ रहे हैं। मतलब फाइनेंसिंग का मतलब है पैसे का अरेंजमेंट, पैसा आना या पैसा जाना। जब भी इनसे होता है, जब भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे फाइनेंसिंग बोलते हैं। आपने फाइनेंसिंग डिसीजन भी पढ़ा होगा अपने बिजनेस स्टडीज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में आपने ये पढ़ा होगा, इक्विटी से पैसा लें, डेट से लें, उनको पैसा देना है, उसकी कॉस्ट वगैरह। तो वही चीज है, अगर ये बढ़ रही है 10 लाख से 14 लाख हो रही है तो इसका मतलब ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई तो देखो ये लिखा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इसमें आओ 7 लाइनें छोड़ रखी है, इसमें लिखो आराम से, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 4 लाख। 4 लाख रुपए लिख दो, पैसा आ रहा होगा। जब भी कैपिटल बढ़ेगी मतलब कंपनी को पैसा मिल रहा होगा, शेयर्स बांटे होंगे कंपनी ने और पैसा मिला होगा, तो प्लस में लिख देना। इनफ्लो और आउटफ्लो ही लिखते हैं कैश फ्लो में। कैश फ्लो का मतलब ही पैसे का जाना और आना, रिकॉर्ड करना उसको। तो आप कहोगे सर हमारे टीचर ने तो बताया था प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, क्या हमारे टीचर ने तो बताया था इश्यू ऑफ शेयर लिखना। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, 4 लाख रुपए आ रहे प्लस में तो दिखाने, यहाँ पे तुम किसी और का नाम भी लिख दो, यहाँ पे तुम रामायण लिखो, कुछ उससे क्या फर्क पड़ता है। आप 4 लाख रुपए तो लिखो ना, मेन तो 4 लाख के नंबर है, इसके थोड़ी नंबर है। आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। आप करो सर आगे बढ़ जाओ, मैंने कहा ठीक है। और इस वाले जो कैश फ्लो की जो मैं वीडियो रिकॉर्डेड डालूंगा उसे 2 पार्ट में डालूंगा, एक पार्ट इस क्वेश्चन का रहेगा और दूसरा पार्ट बाकी के जो मैं पोर्शन कराऊंगा आपको, अभी कराऊंगा लाइव क्लास में ही, ठीक है। तो ये वाला पहला पोर्शन में क्यों इसे पार्ट में डालूंगा, क्योंकि इस पार्ट को मैं यहीं रोक के इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा एडवर्टीजमेंट पर्पज से, जिससे बच्चे आए और ये जो हमने अब रिकॉर्डेड क्लास डाल दी है 10 घंटे में अपनी अकाउंटेंसी की फुल प्रिपरेशन कर लें। तो आप भी अपने दोस्तों को बोल सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि कोर्स बहुत तगड़ा चल रहा है। ऑलरेडी एक अपलोडेड 10 वीडियोज आ चुकी हैं, 10 वीडियो में 10 घंटे की तैयारी करके बच्चा अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ ले जा सकता है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, बच्चों सपोर्ट करो इस चीज में। अब वापस से आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है जी। पहला पॉइंट तुमने आपने चटका दिया सर, मैंने कहा हाँ बेटा चटक गया, अगले पॉइंट पे आओ। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है। मैंने कहा क्या मैंने रिजर्व एंड सरप्लस को फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में कवर किया था? आप कहोगे नहीं किया था आपने। मैंने कहा तो प्यारे बच्चों ये कौन सी एक्टिविटी हुई? आप कहोगे ऑपरेटिंग। मैंने कहा ठीक है,
बस एक बात ध्यान रखना, ये रिजर्व एंड सरप्लस के सामने एक लिखा है ना, तो मैं एक नंबर पे जाता हूँ, ये लिखा बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, हर बार मिलेगा। तो आप भी इसको पता है रिजर्व एंड सरप्लस ना बोल के प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखा करना। और जब भी आपको देखो 4 लाख से कितना है 5 लाख, तो इसको प्रॉफिट ही बोला करना। क्या बोला करना? प्रॉफिट। अगर ये 4 लाख से 3 लाख हो जाता तो फिर लॉस हो जाता। बेटा पिछले साल तक हमारा 4 लाख प्रॉफिट था, अब 3 लाख हो गया, तो मतलब कम हो गया, लॉस हो गया हमको, ऐसे रखा करना। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, 4 से 5 1 लाख रुपए, तो मैं 1 लाख रुपए को जाऊंगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखूंगा। अब जरा ध्यान सुनना, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट मुझे बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग मिला 1 लाख रुपए, तो हमने 1 लाख रुपए लिख दिया। आप कहोगे सर प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट ना लिखें अगर, हमारे टीचर ने तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कुछ ऐसा करके सिखाया था। मैंने कहा तो जो टीचर ने सिखाया था अगर वो आता है तो वो लिख देना, और अगर वो भूल गए हो तो प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट लिख देना। ये प्रॉफिट आपको कहां से मिला? ये प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट से मिला, तो आप प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट लिख दो। आप कहोगे नहीं सर इसको प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट मत लिखो, हमें तो पता है कि बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट आता है वो सारी चीजें कटने के बाद आता है, मतलब प्रॉफिट में से टैक्स भी माइनस हो गया हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मतलब लॉस वगैरह जो होते हैं, नेचुरल कैलिमिटी वगैरह, सब कुछ प्लस माइनस करके आता है। तो मैंने कहा आप ऐसे लिख देना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सब चीजें कटने के बाद टैक्स वैक्स सब कट गया इसमें से, तो आपने ऐसे लिख दिया 1 लाख रुपए। तो नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट हमने लिख दिया। आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हो, आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे। मेरे अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एज पर बैलेंस शीट का मतलब सब कटने के बाद वाला प्रॉफिट, तो बैलेंस शीट ही लिख दिया हमने, क्योंकि हमें मिला ही बैलेंस शीट में, और मेरा काम ही है कि आपको सारी चीजें बहुत आसान करके सिखाना। आगे बढ़ते हैं। तो अब प्यारे बच्चों हमने 2 पॉइंट कवर कर दिए। सर हमें शेयर होल्डर फंड मिला, कैपिटल, हमने कहा फाइनेंसिंग हो तुम, तो हमें रिजर्व एंड सरप्लस मिला, मैंने कहा तुम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग नहीं हो तो तुम ऑपरेटिंग हो। आगे बढ़ जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे आ जाओ। बताओ बच्चों, क्या नॉन करंट लाइबिलिटी को मैंने क्या बोला था? फाइनेंसिंग होती है। 1,40,000 से कितना हो गया? 5 लाख। तो 1,40,000 से अगर 5 लाख का हो गया तो कितने रुपए से इंक्रीज हुई? फिर से फाइनेंसिंग बढ़ी, इंक्रीजिंग बढ़ी, तो मतलब पैसा आ रहा होगा कितने? सर ये हो गया 3,60,000 रुपए। तो मैंने कहा ठीक है आओ फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में आओ फटाक से। ये रहा इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 3,60,000, 3,60,000 एज इट इज लिख दिया। अब कहोगे सर इतना आसान नहीं हो सकता, हम नहीं मानते हैं। मैंने कहा बेटा मत मानो, कोई प्री बोर्ड वगैरह किसी का बच रहा हो या कोई पेपर बच रहा हो, जाके अपने ट्यूशन वाले टीचर के सामने पेपर दे देना, ऐसे लिखा जाना, नंबर ना दे तो नाम बदल देना आके। कोर्स के आके नीचे मेरे ये जो एप्लीकेशन है एसडी की, उसके कमेंट में लिख जाना, जो वो देते हैं ना रिव्यू वगैरह देते हैं 5 स्टार 4 स्टार, वहां पर आके लिख जाना कि गलत पढ़ाते हैं। इतनी बात कर रहा हूँ मैं, पूरे नंबर मिलेंगे। आप कहोगे सर कैश फ्लो तो बहुत तकड़ी चीज है, ये तुम क्या करवा रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, ये इतनी आसान चीज को हवा बना क्यों रखा है, मुझे समझ में ही नहीं आता। ये सच में बहुत आसान है प्यारे बच्चों, ऐसे ही होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस लिखने की वजह से बच्चे को इन चीजों को इतना खतरनाक बना देते कि बच्चे ये सीधी अमाउंट लिखना तक भूल जाता है। तो जो चीज लिख के नंबर मिलते हैं वो लिखनी सीखो, अंदर की कहानी में बच्चे को क्यों उलझा रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज लिखो, वेरी सिंपल। वापस चलते हैं, आप तो वापस चलो, अब पढ़ाते रहो, बकवासबाजी नहीं। मैंने कहा ओके बेटा आई एम सॉरी। ट्रेड पेबल, अब देखो करंट लाइबिलिटी, मैंने बताओ क्या करंट लाइबिलिटी को इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का पार्ट बोला था? आप कहोगे नहीं बोला था। मैंने कहा ठीक है बच्चों, तो बताओ ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग का पार्ट होगा? ओके होगा। 60 से कितना हो रहा है? 1,40,000 से ये भी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो ऑपरेटिंग पे चलते हैं। ये रहा ऑपरेटिंग। अब ध्यान से सुनना, आप कहोगे अभी मैं कुछ लाइनें छोड़ूंगा, आप कहोगे क्यों? क्योंकि जब भी करंट लाइबिलिटी की बात आ जाए, मतलब जैसे आप करंट लाइबिलिटी पाओ ऑपरेटिंग का पार्ट है, तो ऊपर कुछ 3-4 लाइनें छोड़ दिया करना। आप कहोगे क्यों? मैंने कहा कुछ चीजें आएंगी वो अभी क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएंगी, छोड़ देना बस। करंट लाइबिलिटी आए तो जहां पे प्रॉफिट लिखा है उसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ के फिर लिखना इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है सर? 60 से 1 लाख हुआ, 40,000 से बढ़ रहा है, तो लो 40,000 रुपए यहां लिख दिए प्लस। लाइबिलिटी बढ़ी तो मैंने भी प्लस कर दिया। आप भी ऐसी करना, अगर ये चीज बढ़ रही है तो प्लस ही होती रहेंगी। सिर्फ एसेट में उल्टा होता है, लाइबिलिटी साइड में जितनी भी चीजें होंगी, लाइबिलिटी साइड में जितनी भी, मतलब ये लाइबिलिटी साइड में फाइनेंसिंग है और ऑपरेटिंग हमारी कुछ भी चीज है, अगर ये इधर से इधर चेक करें पिछले साल से इस साल बढ़ रही है तो इसका मतलब ये प्लस में लिखी जाती है, सब पॉजिटिव। मैंने भी अभी तक पॉजिटिव लिखा है सब। आप कहोगे ओके बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ो।
मैंने कहा ठीक है, आओ बच्चों, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, नोट्स नंबर 2 पे आओ। ये रहा। बताओ पहले ये बताओ, कोई बच्चा मुझे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है? आप कहोगे सर ऑपरेटिंग है, कमेंट भी कर दो आप, ऑपरेटिंग है पक्का? ठीक है, क्योंकि सर ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग है ही नहीं, क्योंकि फाइनेंसिंग में सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी और शेयर कैपिटल आता है, और इन्वेस्टिंग में सिर्फ नॉन करंट एसेट्स आती हैं, तो ये तो अपने आप ही ऑपरेटिंग हो गया। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने 2 पॉइंट लिखा हुआ है, तो पॉइंट नंबर 2 पर आ गए। अब यहां लिखा हुआ है 60 और यहां लिखा हुआ है 80। अब प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर देते हैं, 60 और 80 है ना, तो 20,000 रुपए को लिख देते हैं ऑपरेटिंग में, बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है सर? मैंने कहा बच्चे, जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हो, प्रोविजन फॉर टैक्स लिख लो कहीं पे, आज ही याद कर लो, आज याद कर लोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कभी भी लिखा आ जाए क्वेश्चन में, तो उसको डिफरेंस नहीं लिखते, उसका ये प्रीवियस ईयर है 2022 और ये करंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों को अलग अलग लिखते हैं। कैसे, जरा ध्यान देना। एक है प्रीवियस ईयर का 60 और करंट ईयर का 80। तो देखो क्या करना है, ऑपरेटिंग में लिखना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें लिखना ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, और ब्रैकेट में लिख देना करंट ईयर। तो सर ऊपर जो प्रॉफिट लिखा आपने बैलेंस शीट वाला, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का जुड़ता है। मैंने कहा हाँ, याद रख लो, इसको लिख लो कहीं कि प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आया तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करेंगे। और ऑपरेटिंग में ही सबसे लास्ट में देखो, बिल्कुल जहां पे हमारे क्वेश्चन खत्म होने वाला होगा, 14 लाइन छोड़िए, तो वही 10वीं 12वीं वाली लाइन में जाके लिखना लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, दोबारा प्रोविजन फॉर टैक्स लिखना, ब्रैकेट में लिखना प्रीवियस ईयर 60,000, उसको माइनस कर। आप कहोगे सर 80 प्लस, यहीं पे 60 माइनस, ये तो अभी भी 20 ही हुआ। मैंने कहा बेटा 20 ही हुआ, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 के अकॉर्डिंग बनती है, और AS3 मुझे क्या पता, मैं क्या बताऊं बेटा, ऐसे ही बनवाता है। AS3 कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स का कभी भी डिफरेंस मत लिखना, आप इसका करंट ईयर वाला प्रॉफिट में जोड़ दिया करना और प्रीवियस ईयर वाला घटा दिया करना। ऑपरेटिंग में करना दोनों काम, जाना कहीं नहीं है, रहना यही है। आपको सर गलती से हमने 60,000 जोड़ दिया और 80,000 घटा दिया, डिफरेंस तो वही पड़ेगा, ठीक है? नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। करंट ईयर का ही जोड़ना और प्रीवियस ईयर का घटाना, यही काम करना आप हर बार। ओके, वेरी सिंपल। आज तक तो पता नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स देखते के साथ ही तो पसीना आने लग जाते थे, अब इसका क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं करना। आप कहोगे सर इसके तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इतने बड़े खतरनाक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि 6 नंबर का ही तो क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, तो ऐसे ही मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैंने ये सारी चीजें को खत्म कर दिया, जितनी भी मेरी लाइबिलिटी थी सबको निकाल दिया। अब आ जाओ एसेट्स पे। अब एसेट में जरा ध्यान देना, एसेट अगर बढ़ेगी, चाहे वो नॉन करंट एसेट हो, इन्वेस्टिंग हो, चाहे इनमें से कुछ ऑपरेटिंग हो, कुछ भी हो, भाई ये तो इन्वेस्टिंग हो जाएगा सारा का सारा नॉन करंट, और बाकी का जो बचा वो ऑपरेटिंग हो जाएगा। ध्यान रखना, एसेट में उल्टा होता है, एसेट अगर बढ़ रही है तो आउटफ्लो होता है, क्योंकि एसेट बढ़ना मतलब आपने खरीदी होंगी, और खरीदी होंगी तो पैसा खर्च किया होगा। लाइबिलिटी बढ़ रही थी तो पैसा आ रहा था, एसेट बढ़ेंगी तो पैसा जाएगा, क्योंकि एसेट बढ़ रही है मतलब आप पैसा खर्च कर रहे हो, एसेट बढ़ा रहे हो अपनी, और एसेट घटे तो इसका मतलब बेच रहे हो, पैसा आ रहा होगा। तो एसेट में उल्टा है, एसेट बढ़ेंगी तो हम ब्रैकेट में मतलब माइनस किया करेंगे, और घटेंगी तो हम प्लस किया करेंगे। ये बात कॉमन सेंस है, याद रख लेना। आओ चलो आगे बढ़ो। आप कहोगे सर शुरू करो। मैंने कहा ये रहा टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3। मैंने कहा मुझे पहले पॉइंट नंबर 3 पे जाना पड़े। अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था, अगर वापस पहुंचोगे, मैंने कहा सारी नॉन करंट एसेट, सब इन्वेस्टिंग, सिर्फ एक पॉइंट जो ऑपरेटिंग में चला जाता है इन्वेस्टिंग का होने के बाद भी, वो क्या होता है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, मैंने ऐसा बोला था, तो अब आएगा, वो समय आ रहा है धीरे धीरे। अब सुनो, पॉइंट नंबर 1 पे आओ, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट के सामने 3 नंबर पे देखो लिखा हुआ है मशीन और मशीन का डेप्रिसिएशन। बेटा ये मशीन की ओरिजिनल वैल्यू और मशीन पे आज तक जो डेप्रिसिएशन लगा है वो ये है। अब एक ये कैलकुलेशन ऐसी है जो बच्चों को बहुत टफ लगती है, और आपको भी टफ लगेगी अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुनोगे। एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान से सुननी है। अब मैं इसको दोबारा से यहां पे लिखूंगा। मशीन की ओरिजिनल वैल्यू है पिछले साल थी 10 और इस बार है 18,50,000। मैं कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनवाऊंगा, टफ नहीं करूंगा आपके लिए। मशीनरी पिछले साल 2022 में ये 10 लाख थी, 2023 आते आते ये कितने की हो गई, इस साल के एंड में आते आते 18,50,000 की हो गई। और इसका जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया था मैंने, एक्यूमुलेट किया था, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा कर रहा, डेप्रिसिएशन इस पे बार बार माइनस नहीं करते थे, ये कॉस्ट पे लिख रखा है, माइनस करने की जगह एक जगह जोड़ लेते थे। वो डेप्रिसिएशन जुड़ते जुड़ते कितना हो गया, 1 लाख और 2.5 लाख रुपए का हुआ पड़ा है। पिछले साल तक डेप्रिसिएशन इस पे 1 लाख लगा था,
और अब एंड होते होते ये डेप्रिसिएशन 2,50,000 हो। आप कहोगे सर अलग क्यों लिख रहे हो, वहीं क्यों नहीं लिख रहे? मैंने कहा इससे रिलेटेड है कि एडजस्टमेंट भी तो आई है, मशीनरी से रिलेटेड, तो उस पर भी तो वर्क करना है। तो देखो अब क्या है एडजस्टमेंट। कहते हैं एक मशीन ड्यूरिंग द ईयर, एक मशीन थी 3 लाख रुपए की, उसको उस पर आज तक डेप्रिसिएशन 45,000 45,000 रुपीज लगा था। एक मशीन थी 3 लाख की, 45,000 उस पर डेप्रिसिएशन था, उसको हमने बेच दिया। कितने में बेच दिया? 1,35,000 में बेचा। तो चलो बाद में, पहले सुन लो 1 मिनट। एक मशीन थी जिसकी वैल्यू कितनी थी? 3 लाख रुपए, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 45। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर कोई मशीन मेरे पास 3 लाख की, देखो ये 2023 में 18,50,000 की, मतलब आज जिस दिन मैं कैश फ्लो बना रहा हूं उस दिन मेरे पास 2023 है आज। आप कहोगे अब तो 25 चल रहा है, मैंने कहा नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2023 है। 2023 आज के दिन आपकी मशीन कितने की आपके पास? 18,50,000। पिछले साल जब साल शुरू हुआ था तब कितने की थी? 10 लाख। 10 लाख की जो मशीन थी साल के शुरू में, जैसे ही हम आगे बढ़े थोड़े से, तो हमने इसमें से 3 लाख की मशीन बेच दी। मतलब 3 लाख की कीमत थी उसकी, उसको मैंने बेच दिया। तो बच्चों मेरे पास मशीन कितने की रह जानी चाहिए थी अब? 7 लाख। आप मेरी बात समझ रहे हो? इस साल के शुरू में, अब अकाउंट वकाउंट नहीं बनाना, डायरेक्ट ऐसे करना है, सोच के करना है, ये चीजें में दिमाग लगाना है। और तुम्हारे पास सबके पास है इतना, पर नॉर्मल कैलकुलेशन, आपके पास कोई एसेट थी शुरुआत में 10 लाख की थी, उसमें से 3 लाख रुपए की कीमत की मशीन आप मार्केट में बेचने चले गए, उसकी कीमत 3 लाख थी, तो आपने 3 लाख इसमें से ब्रैकेट में से माइनस कर दिया। आपने कहा साल के शुरू में अगर 10 की थी तो मैंने 3 की बेची, 7 की बचनी चाहिए। कहते जिस मशीन को बेचने जा रहे थे उस पर जो डेप्रिसिएशन था वो 45,000 लगा पड़ा था। तो मैंने कहा अगर इस मशीन को बेच रहा हूं, मशीन को हटा दिया, तो देखो साल के शुरू में कितना डेप्रिसिएशन है? 1 लाख। इसमें से 35,000 का डेप्रिसिएशन भी हटा दो। जिस मशीन को बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन भी अब हमें रख के कोई फायदा नहीं है, मशीन गई तो उसका डेप्रिसिएशन भी हटाओ यहां से। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना रह गया हमारे पास? साल के शुरू में 65 बचना चाहिए। तो मेरे पास मशीन कितनी रहनी चाहिए थी? 7 लाख, और डेप्रिसिएशन कितना बचना चाहिए था? 6,50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस आओ। ये 2 पॉइंट कवर हो गए। हमने इसको कितने में बेच दिया? 1,35,000। अब बेटा तेरा ध्यान से सुन, 3 लाख रुपए की मेरी एसेट, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था? 35। इधर देखो, 3 लाख की एसेट पर डेप्रिसिएशन लग चुका था 35,000। असली में इसकी कीमत डेप्रिसिएशन कम होने के बाद कितनी बचनी चाहिए थी सर? 5,000। 10 में से जाएंगे 7, तो सर ये तो 2,65,000 की बचनी चाहिए, और आपने 2,65,000 की अपनी मशीन जो भी एसेट थी उसको मार्केट में 1,35,000 में बेची। बेटा देखो, 1,35,000 में, 2,65,000 का सामान 1,35,000 में, कितने रुपए का नुकसान? सीधा सीधा लाख 30। ये लॉस है आपका। आपकी कोई चीज 2,65,000 की है और मजबूरी में आपको मार्केट में 1,35,000 की पड़ गई, तो लॉस हो गया 1,30,000। दो बातें समझना। अब आप मुझे बताओ, ये जो लॉस है, जो लॉस लिखा हुआ है, इस लॉस को आपको जाना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जो जगह छुड़वाई थी आपसे, मैंने कहा था ना कुछ जगह छोड़ देना। जब भी मशीन को बेचो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कोई भी एक्टिविटी करो, और अगर उस एक्टिविटी को करके लॉस हो जाए तो हम उसे ऑपरेटिंग में लिखते हैं। हम कहते हैं यार हमारे बिजनेस में प्रॉफिट लॉस जो होता है ना वो ऑपरेटिंग में लिखा जाता है। देखो ये रहा, तो कोई भी लॉस प्रॉफिट की बात होगी तो यहाँ आएगा। तो आप यहाँ लिखना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बेच के कितने रुपए का नुकसान हुआ? 1,00,000। एक बात। दूसरी बात, सर हमने बेच के कितने रुपए आए होंगे? 1,35,000। अगर एसेट को बेचा और बेच के पैसा आया तो कौन सी एक्टिविटी? एसेट बेचना, एसेट खरीदना बेचना। नॉन करंट एसेट कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। यहाँ लिखना सेल ऑफ, बेच के कितना पैसा आया? 1,35,000। और बढ़ते हैं। ये तो ये वाला काम निपटाया, अब इस वाले काम पे आ जाओ। अगर आपकी मशीन असली में 7 लाख रुपए की बची थी 3 लाख की मशीन बेच के, तो साल खत्म होते होते ये 18,50,000 की कैसा हो गई? बताओ अब। अगर 10 लाख की मशीन में से 3 लाख की मशीन बेच चुके थे तो साल खत्म होते होते ये 18,50,000 की कैसे हो गई? आप कहोगे सर कैसे क्या होगी? खरीद ली होगी। मैंने कहा बस यही तो पॉइंट है। 7 लाख से 18,50,000 होगी, मतलब 11,50,000 रुपए की मशीन और खरीद ली। तो 11,50,000 की मशीन खरीदी तो कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ मशीनरी। दोबारा वैल्यू देखो,
7 लाख और 18 लाख, 7 में से ये 7,50,000 तो 11,50,000 आएगा, 11,50,000, 11,50,000। और मैंने बताया जब भी बढ़ेगा एसेट तो आपको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि खरीदी होगी तो पैसा खर्च किया होगा। आप कहोगे पीछे डेप्रिसिएशन भी रह गया, मैंने कहा डेप्रिसिएशन भी लॉस ही होता है। आप जरा सुनना, असली में डेप्रिसिएशन आपका कितना रहना चाहिए था, 65, क्योंकि 1 लाख का था डेप्रिसिएशन, 35 की मशीन गई तो उसका डेप्रिसिएशन हटा दिया, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना रहना चाहिए था, 65। लेकिन ये 65 की जगह कितना नजर आ रहा है, 2.5 लाख। मतलब सर इस साल 22 से 23 पाने के लिए डेप्रिसिएशन और इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन कितना लगा सर, अगर इसको माइनस करेंगे तो 50 से 50 कट गया 15, 15 और माइनस करेंगे 1,85,000 का डेप्रिसिएशन और लगाया इसका मतलब। और मैंने बताया फिर से, प्रॉफिट या लॉस सारा किससे रिलेटेड होता है, नेट प्रॉफिट से रिलेटेड। तो डेप्रिसिएशन भी यहां लिखना, डेप्रिसिएशन कितना, 1,85,000। अब बताओ बच्चों, कितना तगड़ा पॉइंट था और कितनी चुटकियों में खत्म हो गया, कितना सरल हो गया ये, कितना आसानी से हमने इसको डील कर लिया। वरना इसके लिए 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, बीडी लिखो सीडी लिखो, फिर ये देखो वो लिखो, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। सर मशीन जब देखो ओपनिंग वैल्यू में से घटाओ सारी चीजें, 10 लाख की थी, जो भी बेचोगे ओपनिंग में से कम होनी चाहिए थी, तो इतनी की बचनी थी, इतनी की कैसे हो गई, खरीद ली होगी। डेप्रिसिएशन कटने के बाद 65 का बचना चाहिए था, इतने कैसे और डेप्रिसिएशन लग गया होगा, ऐसे सोचना। और अपनी मशीन 3 लाख की थी, 35,000 का अगर डेप्रिसिएशन था, इसको कंपेयर करो, तो यार ये तो एक 265 की थी, अगर एक 35 में बेची तो ये तो नुकसान हो गया, ऐसे पता चल जाता है। ज्यादा में बेचते तो फायदा हो जाता। 35 नहीं है, 45 है। अच्छा बेटा कोई नहीं, अब मैंने 35 मान लिया है ना, तो अब इसको काट के मैं 35 ही कर देता हूँ यहाँ पे। लो मैंने गलती कर दी, तो यहाँ पे 35 ही कर दो। तो ऐसे मान लो एक मशीन थी 3 लाख की, जिसपे डेप्रिसिएशन लगा 35, तो अब उसको बेच दिया 1,35,000 में, ऐसे कर लिया मैंने। ठीक है, जहां पे मैंने अगर 45 लिखा होगा तो वहां पे मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, कहीं भी नहीं लिखा ना मैंने 45। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन 35 के हिसाब से मान के कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, थैंक यू बेटा, आपने बताया 45 नहीं 35 है। ठीक है, तो 45 की जगह मैं 35 ही मान रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन में भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को 35 मान के समझा दिया है, तो इस 45 की जगह 35 है, ऐसे मान लिया हम। अब ठीक है, ओके बेटा सब जल्दी लिख दो, हाँ ठीक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, थोड़े से अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है भाई, तो देख लेते हैं एक बार। ये तो सारे पॉइंट हमने कवर कर दिए, ये सारे पॉइंट कवर हो गए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट के सामने क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4। तो मैंने कहा 4 नंबर पे चलो। 4 नंबर में गुडविल, गुडविल देखो 2 लाख से कितनी हो गई, 1,40,000। आ गया वो वाला टाइम, यस सर थैंक यू बेटा। हाँ, तो वो वाला टाइम आ गया। मैंने कहा ऑल नॉन करंट एसेट्स आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सिर्फ एक पॉइंट कभी कभी आ जाए तो वो ऑपरेटिंग बन जाता है यार, कब, जब कोई गुडविल लिखी हो, बोले तो कोई इंटेंजिबल एसेट लिखी हो, और इंटेंजिबल एसेट पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हो रही हो, घट रही हो, तो हम उसे फिर सेल नहीं बोलते। मतलब कि कम हुई तो मतलब मानते ना, जैसे अगर मशीन होती इसकी जगह, मशीन 2 लाख से 1,40,000 हो जाती, तो मैं कहता 60,000 रुपए की मशीन बेच दी, सेल मानता मैं उसे, सब इन्वेस्टिंग रहता। सिर्फ इंटेंजिबल एसेट में अगर इंटेंजिबल एसेट 2 लाख से 1,40,000 मतलब पिछले साल के मुकाबले अगर कम हो रही हो, तो जितनी भी कम हुई उसको हम मानते हैं ये एमोर्टाइज हो गई, घट गई, मतलब कट गई, राइट ऑफ हो गई, खत्म हो गई। तो इसको खत्म हो गई तो फिर से कौन सी एक्टिविटी मानना, ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आके लिखना गुडविल राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। कितनी, 40,000। 2 लाख से 1,40,000 हुई, 1 लाख मतलब 60,000 रुपए, 60,000 रुपए से राइट ऑफ हो गई। आई बात समझ में बेटा, कैसे करना है इस वाले पॉइंट को। तो गुडविल सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो आप इन्वेस्टिंग का होते हुए भी ऑपरेटिंग में लिखने जाओगे, अगर वो कम हो रही है। आप कहोगे सर अगर ये बढ़ जाता तो, ये 2 लाख से 2,50,000 हो जाता, तो फिर इन्वेस्टिंग ही रहता। सिर्फ एक केस एक्सेप्शनल, इन्वेस्टिंग में नॉन करंट में जितना भी लिखा हुआ है, नॉन करंट में जितना भी लिखा हुआ है, सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट अगर कम हो रही है तो उसको ऑपरेटिंग बना देते हैं, बढ़ रही है तो फिर इन्वेस्टिंग ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे और बहुत समझदार बच्चे हो आप तो। चलो जी सर, हमने ये दोनों पॉइंट कवर कर दिए, ये भी सारा कवर कर दिया। अब आ जाओ आगे, इन्वेंट्री आ गया। इन्वेंट्री एसेट है, 2 लाख से 2,50,000 हुई, इन्वेंट्री बढ़ी, कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। तो देखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अभी मैंने बताया एसेट बढ़े तो उल्टा कर लेना, 50,000 से बढ़ी तो ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि एसेट बढ़ना मतलब खरीद रहे होंगे पैसा खर्च हो रहा होगा, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब उधार ले रहे होंगे पैसा बढ़ रहा होगा।
तो इन्वेंट्री बढ़ी तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख से 5 लाख हो गए, 2 लाख से बढ़ गए, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख से बढ़ गए तो 2 लाख रुपए ब्रैकेट में, क्योंकि बढ़ रही है एसेट तो माइनस करेंगे हम। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब एक था देखो 2022 में 60 और 90, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो सर सुना सुना सा लग रहा है। कहीं जब हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे थे, जब पॉइंट्स बना रहे थे, 14 लाइनें छोड़ो, 7 लाइन्स, और जब लास्ट में लिख रहे थे तो कहीं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा सा देखा था, सुना सुना सा लग रहा है। कितना 60 और 90, तो देखो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग दिख रहा है लिखा हुआ बिल्कुल। ओपनिंग मतलब पिछले साल 2022 की डेट ओपनिंग और 2023 क्लोजिंग, तो ओपनिंग डेट का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 60, तो ओपनिंग वाले के सामने लिख देना 60 और क्लोजिंग वाले के सामने लिख देना 90। ओपनिंग वाले के सामने 60 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग वाले के सामने 23 वाला क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बचा, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अब तो सिर्फ इनका टोटल करना रह गया। तो प्यारे बच्चों बस टोटल और कर लो, आ जाओ जल्दी से, पहले इसका टोटल करो। 1,80,000 13 सबको प्लस माइनस कैलकुलेटर से कर लूं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना, मुझे और भी फिर आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है आपको, तो मैं जल्दी से कैलकुलेशन कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। 1,80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,85,000 प्लस 6 और 4 10 1,00,000 माइनस 2,50,000 माइनस 60, क्या आ गया बेटा 2,85,000 पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको करते हैं 11,50,000 माइनस 1,35,000 10,15,000 ब्रैकेट में लिखना, तो लिखना कैश यूज्ड, ब्रैकेट में होता है तो बेटा यूज का मतलब ज्यादा खर्च हुआ, फ्लो का मतलब ज्यादा आया, यूज का मतलब खर्च हुआ, कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको करते हैं टोटल 4 और 3 7 76,000 7,60,000 प्लस में आ रहा है, तो इसको भी लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। और अगला पॉइंट क्या है कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटी ए का आंसर प्लस बी का आंसर प्लस सी का आंसर, तो ठीक है जी। ए का आंसर कितना आया 2,85,000 प्लस, ये तो माइनस में, तो पहले प्लस वाला ही कर लेते हैं 7,60,000, ऐसे कर लेना ठीक है जी, और माइनस कर देना 10,45,000 में से माइनस कर दो 10,15,000, माइनस वाला हटा दो इसमें, तो बच्चों कितने बार आंसर निकल कर आया 30,000, देखो दिख रहा है आपको 30,000, ठीक है। तो ये 30,000 आया, तीनों का नेट इफेक्ट, तीनों को माइनस करके 30,000, तो तीनों के सामने कर दिया 30,000 तीनों का आंसर। अब आप जरा चेक करो डी वाले का जो तीनों का आंसर प्लस एड ओपनिंग वाले को जोड़े 60 और 30 को जोड़े तो अपने आप कितना बैठेगा 90। इसका मतलब आपका एग्जाम में ही आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है या फिर गलत किया है। अगर तीनों एक्टिविटी के टोटल में ओपनिंग वाले को जोड़ दे तो वो अपने आप जो बुक का लिखा हुआ क्लोजिंग होता है वही आंसर होता है। अब आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है, मतलब देख लो इसको अच्छे से ताड़ लो, उसके बाद कमेंट करके बताओ। अब जरा कमेंट करो, बताओ कैसा लग रहा है क्वेश्चन। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट हार्ड है? क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट इतनी दिक्कत देता है जितनी सिर में दर्द तुम पूरे साल लेके बैठे थे? बेटा तुम्हारे भाई का जलवा है, पूरे पेपर में जो बैलेंस शीट है उसे तोड़ दो, पहले आइडेंटिफाई कर लो तुम भाई इन्वेस्टिंग हो, तुम फाइनेंसिंग हो, तुम ऑपरेटिंग हो, इनके अलावा तुम कहीं नहीं जाओगे। इजी इजी पीजी, नाइस सर, इजी, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ हाँ इंक्रीज डिक्रीज ही चलता है बेटा, इंक्रीज डिक्रीज ही चलता है।
आप इस इंक्रीज डिक्रीज को देख के कंफ्यूज मत हो, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई कह रहा है चलता है तो चलता है, कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता। एक्चुअल में लिखना ही इंक्रीज डिक्रीज चाहिए बच्चों को समझाने के लिए, तो बेफालतू में बच्चों को हार्ड बना रखा है। अरे तुम एमबीए वगैरह में सिखा लो बच्चों को, पता नहीं क्या क्या लिख के, अभी तुम 12वीं में हो, इतना ही चलेगा। तो बच्चों अगर तुम्हें समझ में आया हो तो तुम अपने दोस्तों को बताना कि एक मास्टर बहुत तगड़ा पढ़ाता है, और प्लीज उससे, तुम्हारे तो बेटा तुम इतने बच्चे हो, मेरे पास इतने सारे बच्चे जिन्होंने ये कोर्स खरीदा है, आप लोग इतने सारे अपने दोस्तों को बताओगे तो एक एक जने को भी बताओगे तो 500-600 तो वैसे ही बच्चों को पता चल जाएगा। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। और जो इस वीडियो को यूट्यूब पे भी देखेंगे उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी इस वीडियो को शेयर करना। और बेटा अगर तुम्हें 10 घंटे में अगर अकाउंटेंसी खत्म करनी है तो तुम्हारा भाई खत्म करा सकता है, बस तरीके से खत्म करनी है तो भी तुम्हारा भाई खत्म करा सकता है। इस पेपर के टाइम पे अगर तुम 10 घंटे निकाल लोगे, इन वीडियोस को रिपीटेड फॉर्म में देखोगे जो मैंने रिकॉर्डेड कोर्स बना रखा है, तुम में से कोई फेल नहीं हो सकता, सारे के सारे पास होगे, लिख के दे रहा हूँ। और कमेंट करके बता भी दो कि बढ़िया आया, समझ में नहीं आया। ठीक है जी। बस कुछ नहीं करना, अपने दोस्तों को बताना कि ASD कॉमर्स उस पे क्या कहते हैं, प्ले स्टोर पे ASD कॉमर्स को डाउनलोड करो, क्रश दी कोर्स अकाउंटेंसी 2025 को अपना सब्सक्रिप्शन ले लो उसका, और उसके बाद अपनी तैयारी को बहुत तेजी से बढ़ा दो, एकदम से 10 घंटे में 2 दिन में खत्म करो, उड़ा उड़ू के फेंक दो। ठीक है जी।